नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको यह क्लास देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम जो आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं यह पेपर है, ठीक है। पेपर है कहने का मतलब ये है कि यह क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। टोटल जितने भी क्वेश्चंस अपन करेंगे इस वीडियो में अपन 40 क्वेश्चंस करेंगे। 40 क्वेश्चंस तमाम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि ट्रेड थ्योरी कौन सी, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। सभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट इस क्लास को ज़रूर देखना। सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्वेश्चन सारे फिर से बता दूं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और फिर से क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावनाएं हैं और बहुत सारे बच्चों के रिपीट हो भी रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि क्वेश्चंस वापस से रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप इस क्लास को ज़रूर देखना। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, न कि नुकसान, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट्स मार्क्ड एक्स इन डीसी जनरेटर। मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की अगर लैंग्वेज आपके सामने आ जाती हैं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। यह क्या लिखा है? दिलेल्या आकृती मध्ये डीसी जनरेटरच्या एक्स भागे नाव काय आहे, यानी कि संस्कृत दे दी इन्होंने, तो संस्कृत दे दी, क्या समझ पाओगे आप, ठीक है। पेपर में संस्कृत दे दी, क्या समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स भाग के बारे में पूछा है, क्योंकि अपन ने इंग्लिश को पढ़कर ही समझ लिया एक्स भाग का ही नाम पूछ रहा है तो अपन उसका ही आंसर दे देंगे। तो ये एक्स भाग है ना, आपने अगर जो पढ़ी होगी, पीडीएफ पढ़ी होगी, तो उसमें ये क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ से ही पूछा गया है, तो आपको यह याद होगा, ठीक है। चलिए, इसका नाम क्या है? राइजर है, सभी जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। क्वेश्चंस नंबर 2 है आपका, जो कि है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का रूल काम में लेते हैं, सभी जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर के लिए दाहिने हाथ और इस जगह अगर मोटर होता तो बाएं हाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? सभी जानते हैं। यहाँ पर गणना करने का जो सूत्र होता है E बराबर 5ZNP बटा 60A होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 60A कहाँ पर लिखा हुआ है? तो 5ZNP 60A यहाँ पर लिखा हुआ है। सी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो इसके लिए भी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का ही रूल काम में लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए फिर से बोल देता हूँ, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि है शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर शुरू नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आया जाता। देखिए, डीसी स्टार्टर जो होता है ना, उसके अंदर जो प्रतिरोध लगे होते हैं वो किस सामग्री के बने होते हैं। तो वह यूरेका पदार्थ से बने होते हैं। किस पदार्थ से? यूरेका से। नाइक्रोम से क्या बनता है? तो नाइक्रोम से बनते हैं ऊष्मक तंतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि है एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 इंटू ध्रुव की संख्या, यानी कि नंबर्स ऑफ पोल। 180 से किसको गुणा करना है? पोल की संख्या को गुणा करना है, तो अपना टोटल इलेक्ट्रिक डिग्रीज निकल कर आएगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आकृति मधील एसी कॉइल वाइंडिंग चे नाव काया, यानी कि देखिए, व्हाट इज नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग, यानी कि जो आपके सामने एसी कॉइल वाइंडिंग है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है वूल कॉइल वाइंडिंग, ठीक है। वूल कॉइल वाइंडिंग इसको कहते हैं, वूल कॉइल वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। 6 पोल है तो 6 को गुणा करेंगे अपन 180 से, तो अपना आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो
तो अपन 18 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 को 18 से गुणा करेंगे तो 108 आता है, और 108 के पीछे लगाएंगे 0, यानी कि 1080 यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना 3 क्लास संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो इसका जो अवगुण है वह होता है एक स्टेप्ड फार्मर इज रिक्वायर्ड, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपके सामने एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। तो यहाँ पर जो आपके सामने 2 इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये संधारित्र है, ठीक है। यूनिवर्सल तो मोटर हो गई नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर में संधारित्र का कोई रोल नहीं होता है। स्थायी संधारित्र में आप केंद्रीय स्विच नहीं लगता। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन होगा है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने किस एकल यानी कि किस सिंगल फेज मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। तो इसमें है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, क्योंकि टेपिंग किस में निकाली जाती है, यूनिवर्सल मोटर में ही निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो यह जो सिंगल पेज मोटर होती है ना, इसका जो कार्य सिद्धांत होता है ना, वह लेंज का नियम होता है। बहुत सारे बच्चे फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण लगा कर आ जाते हैं, लेकिन यह रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फेराडे का 3 पेज मोटर में, डीसी मोटरों में, डीसी जनरेटरों में, ट्रांसफार्मर में काम में लिया जाता है, लेकिन सिंगल फेज मोटर की बात करें तो वह लेंज के नियम पर ही कार्य करती हैं, ठीक है, लेंज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। सार्वभौमिक मोटर का जो अनुप्रयोग है वह होता है भोजन मिक्सर। देखिए यहाँ पर सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का काम पूछा है, तो यूनिवर्सल मोटर का जो होता है वह भोजन मिक्सर यानी कि फूड मिक्सर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। अल्टरनेटर जो होते हैं उनको KVA में रेटेड करते हैं, ये ध्यान रखना, ए ऑप्शन में ही दिया गया है। KW को किस में रेटेड करते हैं, तो KW से जनरेटर जो होते हैं DC जनरेटर, उनको रेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन है घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। घूर्णन प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का फ़ायदा के बारे में पूछा है। तो घूमने के प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का फ़ायदा यह होता है कि उसमें ना 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकताएं होती हैं, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है आकृति मध्य। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन से सारे, ये पिछले वाले एग्जाम में भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार इनको रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन तो PDF से ही बनाना है, तो रिपीट तो होगा ही। देखिए यहाँ पर आकृति मध्य यानी कि कहने का मतलब ये है, ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ ये एक्स जो दिया है ना, इस भाग का नाम पूछा है। तो ये होता है कन्वर्टर AC टू DC, यानी कि AC को DC में बदलने वाला कन्वर्टर है। इस जगह अगर कम्यूटेटर लिखा हुआ था तो वह अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होता, लेकिन कम्यूटेटर नहीं है तो अपन यहाँ पर कन्वर्टर AC टू DC आंसर कर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है वह पावर फैक्टर का करेक्शन डिवाइस होती है। क्या है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए काम में लेते हैं इसको, तो यहाँ पर करेक्शन डिवाइस इसको अपन कहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। मोटर जनरेटर सेट यानी कि MG सेट का लाभ क्या होता है। तो MG सेट का जो लाभ होता है DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीफायर का नाम क्या है। एम्पलीफायर का नाम पूछा है, तो ये क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर को ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आ जाता है तो B पुश पुल एम्पलीफायर कर आ जाना। क्वेश्चन है आपके सामने जो कि एक सक्रिय संगठक कौन सा है। सक्रिय संगठक जो है वह ट्रांजिस्टर है, क्योंकि देखिए सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव होता है, तो एक्टिव के बारे में पूछा है, ट्रांजिस्टर है। बाकी जो आपके सामने ये 3 है ये होते हैं पैसिव, ठीक है, क्या होते हैं पैसिव, इनको कहते हैं, जो कि निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं डिवाइस सिंबल का नाम पूछा है। डिवाइस सिंबल का नाम क्या है,
तो इसका नाम क्या है? देखिए इसका जो नाम है ना, वेरी सिंपल नाम है। वेरी सिंपल का मतलब सी ऑप्शन में जो दिया है ना डाइक, इसको याद रखना। डाइक आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डाइक वेरी वेरी सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि है यहाँ पर आपके सामने जो दिया है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? यह क्या है? सभी जानते हैं ये क्या है। तो यह है केबल बांधने का पट्टी है। सभी पट्टी तो आपके सामने दिख रहा है, तो पट्टी है ना। बाकी में पट्टी नाम ही नहीं है, तो पट्टी से पट्टी याद रखना क्या है, केबल बांधने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तारों का गुच्छा करने के लिए तारों का गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो वह होते हैं नायलॉन बंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो इससे सेंसर्स के द्वारा। ठीक है, सेंसर के द्वारा बचा जा सकता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पूछा है। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है? तो मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है, ये भी आप ध्यान रखना। मैं थोड़ा फास्टली बताऊंगा क्योंकि आपके पास भी समय कम है, इसलिए मैं जल्दी वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन से आपके सामने, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा, डीसी बस। ये क्या है? डीसी बस कहेंगे इसको, डीसी बस, क्योंकि यहाँ पर डायोड लगा हुआ है और यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये डीसी बस का मतलब ये होता है बैटरी है, ये डीसी बैटरी है। ठीक है, ये इन्वर्टर बना हुआ है, यहाँ पर एसी सप्लाई दी जा रही है, एसी सप्लाई से डीसी में कन्वर्ट कर कर बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, फिर डीसी को फिर वापस से एसी में कन्वर्ट कर कर मोटर को चलाया जा रहा है। वैसे यहाँ पर बैटरी होता ऑप्शन में तो अपन बैटरी ही कर लेते, लेकिन यहाँ पर बैटरी नहीं है तो अपन यहाँ पर डीसी बस को आंसर सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो वह होता है निरंतर ड्यूटी ड्राइव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? तो लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, 228 वोल्टेज। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत डिग्री द्वारा मुक्त होता है? तो वह होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट। इसको ECC का फॉर्म भी मानना। ECC का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का पूरा नाम पूछा है, तो यह होता है यूनिट रैप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि निर्बाध विद्युत सामग्री निर्बाध विद्युत आपूर्ति होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें फीडबैक सर्किट का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो वह होती है सिलिकॉन। सिलिकॉन के द्वारा यह सेल बनाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो पारंपरिक जो बिजली उत्पादन है वह ऊष्मीय शक्ति उत्पादन है, यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, IE नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशंस में किन्हीं 2 चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है? तो वह होता है 1 मेगा ओम से अधिक, यहाँ पर बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो इंसुलेटर है इसके नाम के बारे में पूछा है। देखिए इसके क्वेश्चन है ना, हर बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया है, तो आप इससे पहले उस वीडियो को ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, जिससे आपको
कितने क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए हैं वो भी पता चल जाएगा, साथ ही और अदर क्वेश्चंस भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में हमने ऊपर ही ऊपर उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका नाम पूछा है तो इसका जो नाम होता है ना वह सेकल इंसुलेटर होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने के लिए पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है, तो वह होता है स्पार्किंग से बचे, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो वह MVA के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, तो वह होते हैं लैचिंग रिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है जो इंजन चलती भागों में स्नेहन तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है, तो वह होता है घर्षण को कम करना। देखिए इंजनों में या आपकी मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसके जो बेयरिंग्स होते हैं उनमें ग्रीस क्यों किया जाता है, ताकि वो ऊष्मा उत्पन्न ना करें, साथ ही वह घिसे ना, इसलिए तो करते हैं। तो घर्षण को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, चलती भागों में यानी कि जो घूमते हैं उन भागों में क्या करते हैं अपन, तेल या स्नेहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है, तो यहाँ पर घर्षण बल पर है ना संपर्क सरफेस निर्भर करता है, बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो यही क्वेश्चंस थे जो हमने आपको करवाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसके बाद में भी आपको वीडियोस मिलेंगे, साथ ही इसी तरीके के क्वेश्चनों के साथ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथ ही हम आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ना हमारे वीडियोज़ के थ्रू, यानी कि देखिए आपके एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो क्वेश्चनों को याद करके लाना कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, और हमारे जो वीडियोज़ के द्वारा आपको बताए गए हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस मिले हैं उनका हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि आखिर में हमारा जो काम है वो कितना सक्सेस हुआ, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, साथ ही अपने मित्रों तक भी इसको ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।